सो यार रेसलमेनिया 19 में जब ट्रिपल एच एंड बुकर टी एक चैंपियनशिप मैच के लिए लड़ रहे थे तो काफी फैन तो इसी बात पर नाराज हो गए कि बुकर टी आखिर जीते क्यों नहीं इन दी एंड। तो हाल फिलहाल में बुकर टी ने इसके ऊपर बयान देते हुए कहा, मैं मैच जीता नहीं, लेकिन प्लीज आप एक बार फिर से उस मैच को जाके जरूर देखो, वो कितना स्मूथ था, स्टोरी लाइन के हिसाब से क्या मस्त मैच था वो। मेरी हार से सबका मुंह लटक गया। ट्रिपल एच ने उस दिन सब कुछ जीत लिया, लेकिन मैं हार और जीत की परवाह नहीं करता। मैं हमेशा मूवमेंट को जीतता हूँ, भले ही सबको बुरा लगे, उसके लिए सॉरी, बट उसकी वजह से मेरी एक रात की नींद भी खराब नहीं हुई। देखो हार जीत तक लाइफ का पार्ट है, वो बना ही रहता है, लेकिन देखो उस रात को क्या हुआ। मैं रेसलमेनिया में था, मैं ट्रिपल एच के साथ लड़ रहा था। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप भी मेरे हाथों में थी। हाँ, बात तो आपने एकदम सही कही है बुकर टी, लेकिन फिर भी अगर आप जीत जाते तो काफी अच्छा लगता। फिलहाल तो आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। गाइस आपको याद ही होगा एले नाइट के फ्यूड के दौरान एक बारी द मिज ने इनविजिबल सीना का इंटरव्यू लिया था। तो जब मिज से पूछा गया कि यार ये कैसे सोचा तुमने, तो एक इनविजिबल सीना का इंटरव्यू लेना कैसे सोच दिया, तो मिज ने कहा कि यार ये कभी मेरा आइडिया नहीं था। देखो मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई राइटर्स के साथ बैठा हुआ था, तो उस दिन रॉ पर मुझे एक सेगमेंट तो करना ही था, जहाँ पर एक राइटर ने मुझसे कह दिया कि यार तुम्हें आज जॉन सीना का इंटरव्यू लेना है। तो पहले तो मैं शॉक ही हो गया, यार जॉन सीना का इंटरव्यू, वो तो यहाँ तो सिटी में भी नहीं है और रॉ में आने भी नहीं वाले, तो मैं किसका इंटरव्यू लूंगा, इनविजिबल सीना का। तो राइटर ने कहा एग्जैक्टली। फिर मैं जरा सा एक्साइटेड हो गया एंड हमने इसके ऊपर स्टोरी लिखना शुरू कर दिया। बाकी हाँ, स्कल क्रशिंग फिनाली लगाना इन दी एंड, ये तो मेरा ही आइडिया था और राइटर्स को ये पसंद भी आया, और जिस तरीके से ऑडियंस ने इस पर रिएक्शन दिया ना, सारी चीजें एकदम परफेक्ट हो गई। वैसे ऐसा तो होना ही था, बहुत सारे लेजेंड्स, हॉल ऑफ फेमर एंड बैक स्टेज एक्सक्लूसिव्स भी यही मानते हैं कि द मिज ना प्रोमो के मास्टर है एकदम, और एग्जैक्टली वही उन्होंने डिलीवर भी करके दिया। सो हैशटैग ए लिस्टेड द मिज। नेक्स्ट जजमेंट डे के साथ भले ही सब कुछ अच्छा हो रहा हो आजकल, बट डेमियन प्रीस्ट के साथ चीजें जरा सी बुरी चल रही हैं। देखो अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज डब्ल्यूडब्ल्यूई इस बारी भी कोई चांस नहीं ले रही, एंड फिलहाल के लिए डेमियन प्रीस्ट के जो कैश इन है ना, वो फेलियर की लिस्ट में डालने की प्लान कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई। मतलब उनका कैश इन फिर से फेल होने वाला है, अब जब भी करेंगे वो, जिससे सारे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि एमआईटीवी कॉन्ट्रैक्ट की प्रेस्टीज जो जीरो होते जा रही है, गारंटी सक्सेस ऑफ मेबीज पर आकर अटकती जा रही है। बाकी हाँ, डेमियन प्रीस्ट भले ही सर्वाइवर सीरीज में कैश इन क्यों ना कर दे, लेकिन जीतना तो उन्होंने फिर भी नहीं है। बाकी फिंगर क्रॉस यार, होप कि ऐसा ना हो, क्योंकि जिसके पास भी कैश इन करने के लिए ब्रीफ केस होता है ना, वो जरा सी एक्साइटमेंट तो लेके आता है, आखिर असली थ्रेट होता है वो। अब देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको फिक्स करती भी है या ऐसे ही छोड़ देती है। इसके बाद यार एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही, एंड आई थिंक आपने भी वो चीजें नोटिस जरूर की होंगी। देखो रॉ एंड स्मैकडाउन के पास अपने अपने जीएम से जनरल मैनेजर्स हैं। हमने देखा था कैसे निक एल्डिस एंड एडम पियर्स डिस्कशन करे जा रहे थे, एंड काफी हद तक एक दूसरे को धमकी भी दिए जा रहे थे। बल्कि सर्वाइवर सीरीज का तो आगाज, उसका किक ऑफ निक एल्डिस की धमकी से ही हुआ था। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? कुछ भी नहीं। कोई ब्रांड वर्सेस ब्रांड वाली फाइट तो हमें देखने को मिली ही नहीं। तो अब जब कुछ होना ही नहीं था, तो फालतू में निक एंड एडम को दिखाने का मतलब ही क्या बना? यूजुअली रॉ वर्सेस स्मैकडाउन का होना तो बनता ही था, एक मैच ही हो जाता, लेकिन होता तो सही। तो कभी कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसी चीजें करके भूल जाती है, लेकिन अभी भी कल का स्मैकडाउन होना बाकी है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद वहाँ एक ब्रांड वर्सेस ब्रांड का मैच बुक कर दिया जाए, वरना फिर वॉर गेम्स तो देख लो और बाकी सारी चीजें भूल जाओ। क्या ही कर सकते हैं हम। इन दी एंड चलो एक वाइल्ड टेक के बारे में बात कर ली जाए, क्योंकि होप डब्ल्यूडब्ल्यूई वॉर गेम्स में सच में सीएम पंक को अगर लाने की सोच रही है ना, तो चीजें कैसे प्लान हो सकती हैं। सो व्हाट इफ रेंडी ऑर्टन आए ही ना, व्हाट इफ वो लास्ट मेंबर बनने के लिए माने ही ना, वॉर गेम्स में अपीयर ही ना हो, एंड टीम कोडी को जजमेंट डे के खिलाफ 5-on-4 की कंडीशन पर लड़ना ही पड़ जाए। एंड आप वो रूल तो जानते हो ना कि वॉर गेम्स तब तक शुरू नहीं होता जब तक सारे ही मेंबर्स रिंग के पास ना आ जाए। अब सारे ही मेंबर्स का मतलब है 5 हो, क्योंकि कोडी रोड्स की टीम पर तो 4 ही मेंबर्स रह गए ना, तो वो लास्ट आदमी कौन हो सकता है? सो व्हाट इफ वो लास्ट पॉसिबल पार्टनर रेंडी ऑर्टन की जगह सीएम पंक आ जाए, तो टीम कोडी को बचाने के लिए क्या लगता है कैसा भयंकर ओवेशन मिलेगा उन्हें? जो क्रेजीनेस होनी चाहिए ना, वो एकदम सटीक बैठेगी वहां पर, और रेंडी ऑर्टन को हील होने के लिए कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। जब उन्होंने कोडी रोड्स की बात का आंसर ही नहीं किया, तो उन्हें तो वैसे ही कोडी रोड्स के साथ फ्यूड मिल जानी है। कोडी वर्सेस रेंडी ऑर्टन वाली इजीली शुरू हो जाएगी, एंड रेंडी ऑर्टन ऑटोमेटिकली हील बन जाएंगे। ये सिर्फ एक टेक लेने के लिए कह रहा हूँ गाइस मैं वॉर गेम्स के लिए। अगर ऐसा हो जाता है तो नॉट ओनली ये ग्रेटेस्ट रिटर्न हो जाएगा, बल्कि इस साल का हॉटेस्ट सेलिंग मोमेंट भी बन जाएगा ये। सो दैट इज इट गाइस, आज के लिए तो बस इतना ही। आपको क्या लगता है, सीएम पंक आने चाहिए या रेंडी ऑर्टन? और यहाँ फिर अब तो ब्रॉक लेसनर भी इस लिस्ट का पार्ट है। कमेंट करके जरूर बताना किसे देखना चाहते हो। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।